तो सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के साप्ताहिक वेबिनार में। और आज का विषय जो है ओबेसिटी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण कई कारणों से है। तो अगर जैसे हम बोलें तो कुछ समय पहले डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 1975 से ओबेसिटी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुकी है। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट से ज्यादा समस्या ये थी कि उसके बाद जो समाज में इसके रिएक्शन शुरू हो गए इन सारे रिपोर्ट। इसी तरह कैंसर इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया था जिसपे उन्होंने बताया था कि किस तरह से ओबेसिटी के कारण दिस इज अ लीडिंग कॉज फॉर कैंसर। तो एक मूवमेंट शुरू हो गया जहां पर कहा गया कि ये रिपोर्ट ही फैट शेमिंग कर रही है, और इस तरह के रिपोर्ट जो है वो फैट या जो ओबीस लोग हैं उन लोगों को अलग किया जाता है समाज से, या उन लोगों को नीचा दिखाया जाता है। और मेरे पास इन कोट्स हैं। एक कैंपेन चला था, कैंपेन का था डॉक्टर्स आर एनिमी, वेट लॉस इज जिनोसाइड। यानी अगर आप जो डॉक्टर्स हैं जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं या फिर वेट लॉस की बात कर रहे हैं, वो लोग एक तरह से नरसंहार की बात कर रहे हैं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके सामाजिक मुद्दे पर और किस तरह से इसने एक तरह से सोसाइटी में एक माहौल खड़ा कर दिया कि आज के डेट में हम ओबेसिटी के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फैटोफोबिक आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप मतलब जो ओबीस लोग हैं उनके प्रति आप बहुत बुरा बर्ताव रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं। तो इसीलिए विषय महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स प्रोफेसर सुनील रैना आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील रैना हमारे साथ हैं, और हम इस विषय के बारे में और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनील भैया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ओवर टू यू। थैंक यू दीपांशु। मेरी नज़र में ओबेसिटी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम या वैसी प्रॉब्लम जो जनरल पब्लिक में एक बहुत बहुत कॉमन इशू है, एक बहुत बड़ा विषय है। एक सिंपल विषय, एक सिंपल दो एक घंटे के वेबिनार में अगर हम कोशिश करें इसको समेटने की तो मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम बातें वैसी करूं जो टेक्निकल जार्गन से दूर हो, जो टेक्निकलिटी की तरह ना जाए, और ओबेसिटी को प्रेजेंट करे एक ऐसे इशू को लेकर, एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर जिसको टैकल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और लार्जली सिर्फ मेडिसिन बेस्ड ना रहे। क्या इसके लिए दवाई आ गई है तो उसकी बात करें, और क्यों हो रहा है, क्या ओबेसिटी क्यों हो रही है, क्यों बढ़ रही है ओबेसिटी हमारे, उसकी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। एक जनरल सा पर्सपेक्टिव ओबेसिटी को लेकर प्रेजेंट करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस शायद मैं एड्रेस इस लिमिटेड टाइम में ना कर पाऊँ, और वी विल नीड टू हैव अनदर वेबिनार ऑफ द सॉर्ट वेयर इन वी कैन एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। चाहे वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो या एक कलेक्टिव ओपिनियन को रिप्रेजेंट करे, हम उसकी बात कर सकते हैं अगले वेबिनार में वेन एवर वी गेट टाइम। तो जैसे कि दीपांशु ने कहा, ये दीपांशु मेरी स्लाइड्स मूव कर रही है, फर्स्ट स्लाइड आ गई है मेरी। जी भैया, दिख रही है। ठीक। सो ये मेरी भी नजर में आया था, ये एक वॉर फॉर कंट्रोलिंग ओबेसिटी ड्रग मार्केट। एक एक दो कंपनीज है जो प्राइमरली डायबिटीज के खिलाफ दवाइयां बनाती है, इंसुलिन। यूजुअली देयर उनका एक प्रोडक्ट है जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन बनाती है। एक जीएलपी एनालॉग्स होते हैं, दवाइयां बनाती है, एलाई लिली, रैनबैक्सी और नोवा नॉर्डिस। इन कंपनीज में लड़ाई छिड़ गई। एक कंपनी ओजम्पिक बनाती है जिसकी बात दीपांशु भी कर रहे थे, और एक कंपनी अभी लॉन्च कर रही है ऐसा ही एक दवा, उसको लेकर लड़ाई छिड़ गई। अब जो एलाई लिली बोलती है कि आप लोगों ने ओजम्पिक को इतना हाइप क्यों किया, इतना अच्छा क्यों बोल रहे हो, कि जबकि मार्केट में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं ओजम्पिक जैसी जो वेट लॉस के लिए यूज हो सकती है। और मेरा कॉन्टेक्स्ट जो इसको लेकर कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, तो उसका रीजन ये है कि ओबेसिटी का मार्केट बहुत बड़ा है आज की दुनिया में। ओबेसिटी का मार्केट छोटा नहीं है। उसका रीजन है कि ओबेसिटी एज अ प्रॉब्लम इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के हर एक कोने में देखी जा रही है, और उसको लेकर लोग अवेयर भी हो रहे हैं या अवेयर किए जा रहे हैं कि ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है। बट क्या ये वाकई में प्रॉब्लम है? अगर हम मेडिकल फैक्ट्स की बात करें, क्या ये वाकई में प्रॉब्लम है?
तो जनरली हम बात करते हैं ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। आप किसी भी बीमारी का नाम लेंगे तो उसकी जड़ में, जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि इस बीमारी का कारण ये हो सकता है, ऐसी बात करते हैं, तो सारी मैक्सिमम बीमारियां जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या पीसीओडी जो फीमेल्स में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस होती है, या ब्रेन को लेकर बीमारियां जितनी होती है, डिमेंशिया फॉर एग्जांपल है, स्ट्रोक एक बड़ा कॉमन है, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम है, इन सब को लेकर जो एक बेसिक धारणा बनती है रिस्क फैक्टर्स की, उसमें ओबेसिटी को सेंट्रल रखा जाता है। ओबेसिटी मे बी वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ दीज डिजीजेस। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि ओबीस लोगों में इन बीमारियों के होने के चांसेस बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये बीमारियां उन लोगों में ज्यादा होती है जो ओबीस होते हैं। हालांकि मैं हमेशा मानता हूं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस है कि ओबेसिटी एक रिस्क क्लस्टर का पार्ट है, जिसमें बड़े सारे और चीजें मिल जाती है और किसी बीमारी को कॉज बनाती है और किसी बीमारी का कारण बनती है। बट क्योंकि ओबेसिटी प्रिवेंटेबल है, ओबेसिटी को बचाया जा सकता है, फोकस ओबेसिटी पे शिफ्ट हुआ है। ओबेसिटी एक ऐसा चीज है जिसको हम बचा सकते हैं। हम शायद एथेरोस्क्लेरोसिस को अभी ना बचा पाए, मतलब जो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी, उसके अंदर जो जो थ्रोम्बोसिस होती है उसको शायद ना बचा पाए आज की डेट में, लेकिन ओबेसिटी को हम आज की डेट में बचा सकते हैं। तो इसलिए भी इसके लिए अवेयरनेस बढ़ गई है, और इसलिए एक मार्केट इसका बहुत बड़ा बन चुका है, और इसलिए इसको लेकर लड़ाई हो रही है। सो व्हाई दिस वॉर, ऐसी लड़ाई क्यों है? अगर हम जनरल बात करें, इंडिया की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, या अगर हम दुनिया को डिवाइड कर ले तो हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें, रिच इकोनॉमीज की बात करें वर्सेस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वर्सेस रिच इकोनॉमीज। तो अगर हम लो एंड मिडिल इनकम की कंट्रीज की बात करें तो वहाँ एक एक ड्यूअल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मैं जनरली इसको डिवाइड करता हूँ ड्यूअल प्रॉब्लम से। एक तरफ आपके पास मैल न्यूट्रिशन है, मतलब वो लोग हैं जिनका जो नरिशमेंट स्टेटस है, वो पुअर है, जो जिनका वेट जिसको आप बोल सकते हैं कम है। और एक तरफ आपके पास ओबीस पॉपुलेशन है, जो यहाँ ओवरवेट पॉपुलेशन है। अगर आप रफली डिवाइड करें इंडिया जैसी जगह पे, या अगर आप और नीचे जाए जो लोअर इनकम कंट्रीज है, तो वहां माल न्यूट्रिशन ज्यादा कॉमन है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है, ज्यादा इश्यूज खड़े करता है एज कंपेयर टू ओबेसिटी या ओवरवेट। लेकिन आप इसको ऐसे देखिए कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट के खरीदार, जो ओबेसिटी एंड ओवरवेट की के जो लोग होते हैं, जो ओबीस या ओवरवेट लोग होते हैं, उनमें एफोर्डेबिलिटी टू बाई मेडिसिन, दवाइयां खरीदने की ताकत ज्यादा होती है। सो मार्केट आप वही चूज करोगे जहां पे मार्केट होगा, जहां बिजनेस होगा, तो उसी मार्केट को आप टारगेट करेंगे। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखकर कंपनीज ने ओबेसिटी को इसलिए टारगेट किया क्योंकि ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो दवाइयां हैं सेलेबल है एज कंपेयर टू माल न्यूट्रिशन। हालांकि अगर दोनों प्रॉब्लम्स को देखें, माल न्यूट्रिशन वर्सेस ओबेसिटी, पब्लिक हेल्थ के लिए दोनों बराबर के इश्यूज हैं। जैसे दीपांशु ने कहा, प्रॉब्लम्स हुई कहां से? तो अगर हम 1975 के बाद का टाइम देखें तो हम बोलते हैं ओबेसिटी हैज नियरली ट्रिपल्ड सिंस 1975। 75 के बाद से ओबेसिटी 3 गुना बढ़ी है। क्यों बढ़ी है उसकी हम चर्चा भी कर लेंगे। Between 1961 and 2020, world agriculture output increased nearly fourfold. तो हम लोग 75 से लेकर, इनफैक्ट 50 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 50 से पहले के टाइम में ऐसे दुनिया में रहते थे जहां एग्रीकल्चर आउटपुट उतना ज्यादा नहीं था जितना आज की रेट में। उसके पीछे के बड़े सारे रीजन हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो जो राइस या वीट हम बनाने लगे, वो मॉडिफाइड वेरिएंट्स आ गए। उनके अपने अलग के नुकसान है, लेकिन उनकी उनकी वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। एक जनरल ओपिनियन था कि अगर हम यूएस को देखें, अगर अमेरिका को देखें, तो अमेरिका में 1950 से लेकर 60 के आसपास की जो एवरेज कैलोरी कंजप्शन थी, मतलब जितना वो खाना खाते थे, अगर हम उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो रफली 2400 के आसपास की कैलोरीज थी। लेकिन अगर हम आज की रेट के अमेरिका को देखें तो ये रफली 3600 के आसपास की कैलोरीज है। तो रफली 1200 कैलोरीज का इंक्रीज हुआ है विद इन ए पीरियड ऑफ 60-70 ईयर्स। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम 50-60s की बात करें, तो इंडिया की एवरेज कैलोरी कंजप्शन रफली 1400 से 1600 के बीच में थी। 1400 से 1600 के आसपास की कैलोरी कंजप्शन थी। लेकिन हम आज की रेट की बात करते हैं तो एवरेज कैलोरी कंजप्शन इंडिया में 2200 के आसपास है, 2200 के आसपास की एवरेज कैलोरी कंजप्शन। तो कहने का मतलब है, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी है, एग्रीकल्चर आउटपुट्स बढ़ने लगे हैं, और उस एग्रीकल्चर आउटपुट को लेकर लोगों में
जो 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 फूड को लेकर कंजप्शन थी, कैलोरी कंजप्शन है, वो भी बढ़ने लगी। बट ये सिंपल यही वजह नहीं है ओबेसिटी होने के, देयर आर अदर रीजंस आल्सो जिसकी भी हम बात करेंगे। बट ओबेसिटी है कितनी आज की डेट में, कितना कॉमन है ओबीस होना? तो मैं एक जनरल रूल बोलता हूँ कि दुनिया में हर तीसरा आदमी या तो ओवरवेट है या ओबीस है। ये 2016 का डेटा है। सो रफली हम बोलते हैं, अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो दुनिया में 39% लोग ओवरवेट या ओबीस है। और अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो 38 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years वर ओवरवेट और ओबीस इन 2019। सो ओबेसिटी बहुत वाइड स्प्रेड है, ओवरवेट बहुत वाइड स्प्रेड है, अनकॉमन नहीं है जैसे पहला सोचा जाता था। इवन इंडिया जैसी जगह में भी ये अनकॉमन नहीं है। जैसे पहले सोचते थे कि इंडिया लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है तो इसमें शायद ओबेसिटी उतनी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। ओबेसिटी इंडिया में भी बहुत बढ़ गई है। ये इंडिया का हम सिनारियो देखते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया। ये 2016 से लेकर 2021 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हम करते हैं पूरी कंट्री लेवल पे एक सर्वे करते हैं और बीमारियों के बारे में एक बेसलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इंडिया में भी वैसे ही होता है। हालांकि मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, मैं उसको बहुत रॉबस्ट नहीं मानता हूँ। बट जो डेटा हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलता है वो ये डेटा है जो हमको आइडिया देता है कि इंडिया में ओबेसिटी या ओवरवेट कितना कॉमन है, ओवरवेट या ओबेसिटी कितना कॉमन है। तो आप इसको भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, रफली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो हर तीसरा व्यक्ति चाहे वो मेल है या फीमेल है इंडिया में ओवरवेट या ओबीस है। या तो वजन उसका ज्यादा है या उतना ज्यादा है कि जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं बीमारी। ओबेसिटी का मतलब है कि उसको हम बीमारी के श्रेणी में रख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ग्राफ है कि आप देखोगे इसमें, आप बड़े छोटे पॉकेट्स को छोड़ दें, अगर आप जो जो जिनको हम अर्स्ट वाइल बीमारू स्टेट्स बोलते हैं उनको अगर छोड़ दे, फॉर एग्जांपल हम बिहार छोड़ दे, राजस्थान छोड़ दे, यूपी को छोड़ दे, मध्य प्रदेश को छोड़ दे, अगर इन छोटे से स्टेट्स को छोड़ दे तो आप मैक्सिमम कंट्री को देखेंगे तो उनमें मोर और लेस जो ओबेसिटी की प्रेवलेंस है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो ओबीस या ओवरवेट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो कहने का मतलब है ये वाइड स्प्रेड है, अक्रॉस द कंट्री है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह में ज्यादा है और किसी एक जगह में कम है, ये रफली हर जगह एक ही जैसा है। तो आपको ओबीस या ओवरवेट लोग कंट्री के हर एक जगह में मिलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू वन पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी नहीं है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा चीज है जो जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था। बाकी बेसलाइन डेटा था जिसका बहुत रेलेवेंस तो मैं मानता नहीं हूँ, बट ये एक बेसलाइन चर्चा जिसकी हमको बात करनी चाहिए। तो आइडेंटिफाइंग ओबेसिटी नीड्स अटेंशन। हम जनरली जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की या ओवरवेट की हम बात करते हैं तो हम वेट पे फोकस करते हैं। हम बोलते हैं उसका वजन कितना है, वजन कितना बड़ा है, या किसी को बोलते हैं आपका वजन बढ़ गया है। सो द फोकस इज ऑलवेज ऑन वेट। जबकि जिसको हम क्लासिकली ओबेसिटी बोलते हैं या जिसको हम ओबेसिटी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कंडीशन बोलते हैं, जिसको लेकर दवाइयां आनी चाहिए, ट्रीटमेंट्स आने चाहिए, या जिसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो मेरा कहने का मतलब है जब मैं ओबेसिटी को क्लासिफाई करना चाह रहा हूं एज ए बीमारी, एज ए प्रॉब्लम, तो मेरे लिए वो ओबेसिटी एक मेडिकल टर्म होती है। वो ओबेसिटी नेसेसरली ओवरवेट नहीं है, वजन बढ़ना ही नहीं है। आइडियली ओबेसिटी का मतलब होता है या जो मेडिकली ओवरवेट है, जो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से ओवरवेट है, वो है एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन। तो मेरी बॉडी में अगर फैट जमा हो जाए जो एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं है, या एक्सेसिव है या तो ज्यादा जमा हो गया, उसको हमको ओबेसिटी मानना चाहिए। सो एक्सेस एडिपोसिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर हम मेडिकल टर्म्स में इसको बोले, एक्सेस एडिपोसिटी शुड बी कंसिडर्ड एज ओबेसिटी। एक्सेस वेट गेन डज नॉट नेसेसरली मीन ओबेसिटी। एक्सेस वेट गेन नहीं मानना चाहिए। आप देख सकते हो आपके आसपास के लोग होते हैं जो जिम्नेजियम में जाते हैं, वेट गेन करते हैं थ्रू मसल मास, मसल मास के बिल्ड करने से वेट गेन करते हैं, वो बीच नहीं है। उनका जो वेट जनरली आता है वो मसल से आता है। हमारा कंसर्न है अगर ये वेट फैट से आए,
The primary concern is the amount of weight that we gain through fat, whether that is in excess or is abnormal. या तो abnormal है या excessive fat accumulation. क्योंकि इट्स दिस फैट, यही फैट है जो हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है. मसल मास हेल्थ रिस्क नहीं क्रिएट करेगा. फैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर हेल्थ. तो जनरली टर्म्स आपने, जैसे हमने बात की कि जो जनरल, जब हम जनरल बात करते हैं ओबेसिटी को लेकर, तो एक बड़ा कॉमन सा टर्म जो यूज होती है वो होती है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई. और हम बोलते हैं कि इस रेंज में अगर आपका बीएमआई है तो आप नॉर्मल है. इस रेंज से ज्यादा है तो आप ओवरवेट है. इस रेंज से और ज्यादा है तो आप ओबीस है. सो बीएमआई सबसे कॉमन तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का. बीएमआई होता है हाइट इन मीटर्स डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम्स. तो अगर हम हाइट को डिवाइड करें वेट से तो हम उसको उससे उससे जो जो इंडेक्स आता है उसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं. बॉडी मास इंडेक्स के बड़े सारे फायदे हैं. ये रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स होता है, मतलब मेल एंड फीमेल में हम सेम ही तरीके से मापते हैं. और बड़ा इजी तरीका है बॉडी मास इंडेक्स की बेस पे लोगों को क्लासिफाई करना है, ये ओवर वेट है या ओबीस है या नॉर्मल वेट है. हालांकि जैसे मैंने कहा, बॉडी मास इंडेक्स ये नहीं डिफरेंशिएट करता है कि ये जो वेट गेन है ये फैट की वजह से है या मसल मास की वजह से है. जबकि एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहे या एज एन इंडिविजुअल, आपका फोकस होना चाहिए क्या मेरा फैट बढ़ा है या मेरा वेट ही खाली बढ़ा है. राइट. इसके अलावा इंडियंस के लिए जो मैं बड़ा कॉमनली एडवाइस करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ इंडियंस में ओबेसिटी की, तो मुझे एक बड़ा कॉमन सा जो चीज लगता है, जो सबसे अच्छा चीज लगता है, वो होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस. तो जो जो वेस्ट की सरकमफ्रेंस होती है, जो आपके पेट के आसपास का एरिया है, वो कितना, उसकी सरकमफ्रेंस, उसका जो, अगर आप उसका दायरा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो वो कितना बड़ा हो गया है, वो मेरे लिए ज्यादा क्रिटिकल है इंडियंस के एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन. अंग्रेजों के कंपैरिजन में इंडियंस में मुझे वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा बेटर लगता है. उसका एक रीजन होता है. उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अंग्रेजों में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोर यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू इंडियंस. इंडियंस के कंपैरिजन में जो अमेरिकन का या यूरोपियंस का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है. आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर आप एक अमेरिकन या एक यूरोपियन का स्किन को पिंच करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा मोटा लगेगा. लेकिन अगर आप इंडियन के स्किन को पिंच करेंगे तो वो बहुत पतला लगेगा, क्योंकि अमेरिकन या यूरोपियंस में सबक्यूटेनियस फैट हमसे ज्यादा होता है. और हमारा मोस्ट ऑफ द फैट, जो इंडियंस का जो मोस्ट ऑफ द फैट होता है, वो लगभग पेट के आसपास ही जमा होता है. सारा पेट के आसपास जमा होता है. जबकि उनका फैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. उनके पेट में भी फैट होता है, उनके बाजू में भी, बाजू के स्किन के नीचे भी फैट होता है. हमारा फैट यूजुअली सिर्फ पेट के आसपास होता है. तो इसलिए वेस्ट सरकमफ्रेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और वेस्ट सरकमफ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज होता है या इवन पीसीओडीज होते हैं या लीवर को लेकर बीमारियां होती हैं, उनमें वेस्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द फैट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बॉडी. ठीक है. तो हमारे लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस इंपॉर्टेंट है. बीएमआई जनरली हम यूज करते हैं जब हम रिसर्च भी करते हैं या कम्युनिटी सेटिंग्स में भी जाते हैं, तब हम बीएमआई को यूज करते हैं, सिंपली क्योंकि ये हमारे लिए इजी है करना. आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं इसको. लेकिन अगर हमको ज्यादा साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करनी है, उसके लिए होता है हम लोग बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस करते हैं, कुछ लोग एमआरआई पे जाते हैं, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं. जो बहुत यूजफुल टेक्निक्स नहीं है अगर हम घर में बैठ के या कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग्स में देखना चाहते हैं ओबेसिटी कितनी है. बच्चों के लिए थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना चाह पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए बीएमआई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है ओबेसिटी जानने के लिए. यूजुअली हम बोलते हैं, जब हम पढ़ाते भी हैं तो बीएमआई को हम बोलते हैं एडल्ट्स के लिए बड़ा अच्छा तरीका है. और जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है ओबेसिटी या ओवरवेट जानने का, वेट फॉर एज. जो उनकी एज होती है उसके हिसाब से उनका वेट जो होना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा है, वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, तो हम बोलते हैं ओबीस है या ओवरवेट है. यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जानने वाला है कि अगर बच्चा ओवरवेट होता है या ओबीस होता है, तो उसके उसी ट्रैक में, ओबेसिटी के ट्रैक में रहने के ज्यादा चांसेस होते हैं. सो कोशिश करनी है कि जो वेट बच्चा, जो जो एडिपोसिटी बच्चा बचपन में गेन करे, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए.
क्योंकि जो बच्चा यूजुअली ओबीस होगा बचपन में, तो देर इज अ हायर चांस दैट दैट चाइल्ड विल कंटिन्यू टू स्टे इन दैट ट्रैक फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज लाइफ। और ये कतई नहीं है कि आप वेट चेंज नहीं कर सकते, ये जरूरी, ये इम्पॉसिबल वाला नहीं है कि आपका वेट गेन हो गया, आपकी प्रिपॉनिसिटी है आपको, तो उसका मतलब ये होगा कि आप कम ही नहीं कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बीएमआई की क्लासिफिकेशन है जो हम जनरली यूज करते हैं, ये आप लोग भी यूज कर सकते हो घर में बैठ के। ये बॉडी मास इंडेक्स की क्लासिफिकेशन है। हम लोग बोलते हैं वो आदमी जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे आता है वो अंडरवेट है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है ये नॉर्मल रेंज है। ये डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन है जो अक्रॉस द वर्ल्ड यूज होती है बीएमआई के लिए। 25 से ऊपर होगा तो ओवरवेट होगा, 25 से 30 के बीच में, 29.9 के बीच में होगा तो प्री ओबीस होगा, और अगर 30 से ऊपर होता है तो वो ओबीस होता है। सो अंडरवेट 18 से नीचे, 18.5 से नीचे, और ओबीस 30 या 30 से ऊपर। फिर हम ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं 1, 2 एंड 3। प्राइमरली इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि जब हम इंटरवेंशन की सोचते हैं, जब हम ट्रीटमेंट्स की सोचते हैं, तो हम इसी क्लासिफिकेशन की बेसिस पे ट्रीट करते हैं कि वो ओबीस क्लास 1 है, ओबीस क्लास 2 है, या ओबीस क्लास 3 है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडियंस और अमेरिकन में बहुत फर्क है, या इंडियंस और यूरोपियंस में बहुत फर्क है। उनके लिए बीएमआई शायद एक अच्छा क्लासिफिकेशन हो सकता है, हमारे लिए बीएमआई अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। हमारे लिए कोई और तरीका होना चाहिए। उसका सिंपल मैंने रीजन बताया, हमारी जो बॉडी होती है, इंडियंस की बॉडी, उसको मैं बोलता हूँ, बड़े लोग बड़ी बार साइंस में बोलते हैं लेमन ऑन अ टूथपिक। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक नींबू को टूथपिक्स पे रखा गया है, दो टूथपिक्स है, दो टांगे हैं, और उस पर लेमन को रखा गया है, वैसे ही होते हैं इंडियंस। पेट बाहर होता है, पतली पतली टांगे होती है, पतले पतले बाजू होते हैं। तो दैट बॉडी, उस बॉडी के लिए बीएमआई शायद अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा। हो सकता है वेट इंडियंस में बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ हो, जनरली वेट गेन नहीं हुआ, लेकिन उसका जो पेट के आसपास का एरिया, उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होगी, उसमें फैट ज्यादा होगी। जैसा मैंने कहा, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, सेंट्रल ओबेसिटी, एज कंपेयर टू पेरिफेरल, जो ओबेसिटी है पेरिफेरल फैट है। तो हमको इंडियंस के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है कि इनके लिए क्या किया जाए जिससे हमको पता चले ये ओबीस है या नहीं। एक तरीका मैंने बोला कि हम वेस्ट सर्कम्फ्रेंस देख सकते हैं, और दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं कंसेंसस स्टेटमेंट। तो ये एक एक इंडियन रिसर्चर्स ने मिलके एक स्टेटमेंट बनाया जिसको हमने कंसेंसस स्टेटमेंट बोला। इस कंसेंसस स्टेटमेंट के हिसाब से इंडियंस के लिए अंडरवेट हम बोलते हैं 18 से नीचे। अगर 18 से नीचे है, इंस्टेड ऑफ जो डब्ल्यूएचओ का था 18.5 है, इंडियंस के लिए हम बोलते हैं 18 से नीचे है। और नॉर्मल जो रेंज है वो 18 से लेकर 22.9 तक है। सो स्लाइटली लोअर कट ऑफ हम इंडियंस के लिए रखते हैं एज कंपेयर टू बीएमआई। बीएमआई की क्लासिफिकेशन के कंपैरिजन में इंडियंस के लिए जो हम कट ऑफ यूज करते हैं वो लोअर है। उसका सिंपल सा रीजन है, जैसे मैंने बोला, इंडियंस हैव अ हायर चांस ऑफ हैविंग सेंट्रल ओबेसिटी, और सेंट्रल ओबेसिटी डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट इन द वेट गेन। वो वेट गेन में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट या ट्रांसलेट नहीं होता है, बट स्टिल उनके पास इतना एडिपोसिटी होती है, फैट होता है, कि जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एंड एज आई सेड कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस देखना, हेल्थ प्रॉब्लम्स देखना, न कि सिंपली वेट देखना। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये मैंने बोला था वेस्ट कट ऑफ फॉर एशियंस। सो एशियंस या इंडियंस के लिए क्या वेस्ट कट ऑफ होते हैं? तो जैसे मैंने बोला था हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेमन ऑन अ टूथपिक, सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर एक मेल है और उस मेल की जो वेस्ट है वो रफली 78 सेंटीमीटर है, और विमेन की जो वेस्ट है वो 72 सेंटीमीटर्स है, तो हमको एक्शन लेवल 1 शुरू करना चाहिए, फर्स्ट लेवल ऑफ एक्शन शुरू करनी चाहिए। अब ये वेस्ट जो है, वेस्ट यूजुअली हमको कहाँ मापनी चाहिए? यूजुअली हमको दिक्कत होती है कि वेस्ट कहाँ से मापे। तो मैं रफ एक आइडिया आपको दे सकता हूँ कि जो आपके जो अम्बलाइकस है, जो उसके आसपास अगर आप मेजर करते हो तो आपको अच्छा आइडिया दे देता है कि आपकी वेस्ट कितनी है। सो अगर मेन की वेस्ट 78 सेंटीमीटर से ऊपर है, विमेन की वेस्ट 72 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए, और आपको अपने वेट को गेन करने से उसको कम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपका वेट और ना बढ़े।
ये एक्शन लेवल 1 है जब हम सोचते हैं। एक्शन लेवल 2 है अगर मेन का वेट 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है और विमेन का वेट 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हमको थोड़ा वरीड होना चाहिए, क्योंकि इस इंडिविजुअल में, इस पर्सन में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यू कैन सीक मेडिकल हेल्प एट दैट पॉइंट इन टाइम। आप किसी डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है, मेरा वेस्ट सर्कमफ्रेंस इतना बढ़ गया है, मुझे अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस की मैनेजमेंट के लिए हेल्प चाहिए था। अगर आपका उससे कम है तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और वेट गेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और जो कॉमनली इंडियंस में यूज होता था, जिसको मैं डिस्करेज करता हूँ बुक्स में, हालांकि बड़ा कॉमनली रेफर होता है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट हिप रेशियो। मतलब आप अपने हिप का भी सर्कमफ्रेंस देख ले और वेस्ट का भी सर्कमफ्रेंस देख ले, उसको आपस में फिर कंपेयर करें, उसकी बेसिस पे भी आपको आइडिया लग जाएगा। एक जनरल रिसर्च पब्लिश हुई थी इसको लेकर, वेस्ट सर्कमफ्रेंस को लेकर, इंडियंस में, कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली कोरिलेट करता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क के साथ, कि जितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा बढ़ता है होता है, उतना कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उस कंटेक्स्ट में भी वेस्ट सर्कमफ्रेंस इंपॉर्टेंट है। सो वेस्ट सर्कमफ्रेंस इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बीएमआई। लेकिन अगर आपको फेयरली इजी यूज करना है तरीका, तो बीएमआई बहुत अच्छा तरीका है। सो व्हाट कॉजेज ओबेसिटी एंड ओवरवेट, ये थोड़ा अगेन समझने वाली बात है कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट होता क्यों है, क्योंकि तभी आप इसके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, इसके इश्यूज को समझ सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि वेट गेन होना, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं या ओवरवेट बोलते हैं, ये सिंपल एक एनर्जी बैलेंस है बिटवीन कैलोरीज कंज्यूम्ड एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड। आपने कितना खाया और कितना खर्च किया, उसी पे बेस्ड है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बाकी भी चीजें, उनकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। बाकी भी और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मेन जो ये प्रिंसिपल है, मेन जो इशू है, वो है आपने खाया कितना और खर्च कितना किया। अगर उसमें इम्बैलेंस है खाने और खर्च करने में, खाया ज्यादा खर्च कम किया, सो देर इज ऑलवेज अ चांस दैट वन विल बिकम ओबीस एंड ओवरवेट। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसकी हम थोड़ी सी भी बात कर लेंगे। अब ग्लोबली देयर हैज बीन एन इंक्रीज इनटेक ऑफ एनर्जी डेंस फूड्स दैट आर हाई इन फैट एंड शुगर्स। ये ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। 1920s एंड 30s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रोव अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन ड्रोव दिस इजी टू बाय फूड मार्केट, जिसको हम बोलते हैं कि आप बाजार से उठा के खा सकते हैं। उसका रीजन सिंपल था कि आपके जो लोग होते थे वो गांव से उठ के शहरों में आने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करने लगे, और उनके पास समय कम होता था, या अपने घर नहीं होते थे, अपने खाना बनाने का तरीके नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वो मार्केट से पिक करते थे फूड और उसको खाते थे। दैट्स व्हाट ड्रो दिस ऑल दीज मैकडोनल्ड्स एंड केएफसीज बाद में, बड़े वो जो उसको ड्राइव किया उसने, क्योंकि ये बहुत इजी थे, रेडी टू ईट थे, इनको समय खर्च नहीं करना पड़ता था खाना बनाने के लिए। सो दैट्स हाउ इट बिगैन। जो जो रेडी टू ईट या एनर्जी डेंस फूड्स की तरह जो जो लोग जाने लगे, इट बिगैन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर आप पिछले 40-50 साल में देखोगे, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी चेंजेस होने लगे। सो फ्रॉम ए लार्जली हार्ड लेबर इंडस्ट्री वी शिफ्टेड टू अ मोर बैलेंस्ड इंडस्ट्री बेस। अब हमारे पास कंपनीज भी आने लगी, ऑफिस वर्क भी आने लगा, सिर्फ हार्ड लेबर ही ना रहा। सो दैट ऑल्सो एडेड टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जहां पहले सिर्फ हम मार्केट से हाई एनर्जी डेंस फूड्स लाते थे, वहाँ एक और प्रॉब्लम होने लगी कि हमारे सिटिंग आवर्स बढ़ने लगे, ऑफिस में बैठने लगे, बहुत देर तक बैठने लगे, उससे फर्क पड़ने लगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन मोड्स बदल गए, इंक्रीजिंग पैटर्न्स बदल गई, जैसे मैंने बोला। हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, आप लोग भी रिकॉल कर सकते हैं, व्हेन वी बिगैन, जब हम छोटे थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज्ड टू वॉक टू स्कूल। स्कूल्स को पैदल जाते थे, या ग्राउंड्स में पैदल जाते थे, एक्टिविटीज के लिए पैदल जाते थे। इवन जब हम कॉलेजेस में थे, तो हम लोग पैदल जाते थे अपने हॉस्टल से लेकर कैंपसेस तक। पर ये चीज खत्म हो गई है अब। व्हेन आई सी माय डॉटर गोइंग टू द स्कूल, शी ऑलवेज हैज अ बस, स्कूल की बस आती है लेने के लिए। तो हालांकि डिस्टेंस मेरे और उसके स्कूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, सो दे विल प्रेफर ट्रांसपोर्टेशन। द नंबर ऑफ व्हीकल्स जो एक टाइम पे, मैं इसकी बड़ी बार बात करता हूँ, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हमारे टाइम पे ऑन द रोड थी,
अगर उसको आज के नंबर ऑफ व्हीकल से कंपेयर करोगे तो ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन राइज को उसको डिस्काउंट भी करें, तब भी द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेस ह्यूज एज कंपेयर टू व्हाट वी हैड। सो इंक्रीज इन incomes, increase in industrialization, increase in urbanization has increased a culture of energy dense foods and decreased physical activity. इंडिया में क्या हो रहा है इसको लेकर, ये थोड़ा सा इसकी भी बात करते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है? तो जनरली जो जो ओबेसिटी, इंक्रीजिंग ओबेसिटी को लेकर जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो दो जनरल थियरीज की बात होती है। एक होती है थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस और एक होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब था कि एक सडनली कुछ चेंजेस आने लगी, जिसकी वजह से हमारे हमारे जीन मेकअप में, जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस होने लगी, उसकी वजह से वेट गेन होने लगा। ये मैं इंडियंस के लिए डिस्काउंट करता हूँ, इंडियंस के लिए इस थ्योरी को मैं नहीं मानता हूँ। इंडियंस के लिए जो थ्योरी मैं मानता हूँ वो है थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस। थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जब से इंडियंस एग्रीकल्चरिस्ट बने, जो ही हम इवॉल्व हुए फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू एग्रीकल्चरिस्ट, जब जो ही हम बनने लगे, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता था वो यूनिफॉर्म नहीं होता था। पूरे साल भर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं होती थी। सो हमारे यहाँ होते थे फेजेस ऑफ एबंडेंस एंड फेजेस ऑफ लीन प्रोडक्शन। सो हमारे पास टाइम्स वो होते थे जब हमारे पास कम प्रोड्यूस होती थी, और हमारे पास वो टाइम्स होते थे जब हमारे पास एबंडेंस होता था। हमारे पास ये भी होता था कि कभी कभी ड्रॉट्स होते हैं, फेमाइन्स होते थे, हमारे पास खाने के लिए कम चीजें होती थी। तो जो इंडियंस का जो जीन मेकअप है वो थोड़ा सा उसके हिसाब से डेवलप होने लगा। ये ये लार्जली इसलिए भी था क्यों, क्योंकि ह्यूमंस इवॉल्व ही वैसे हुए हैं, ह्यूमंस इवॉल्व वैसे हुए हैं कि उनको हमेशा फूड नहीं मिलेगा। ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं कि वो जाएंगे, ढूंढेंगे, कैप्चर करेंगे, खाएंगे। ये इवॉल्व हुए। फिर जब एग्रीकल्चरिस्ट बनने लगे, तब भी ये पैटर्न मोरलेस वैसा ही रहा कि वो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, खाएंगे। जब नहीं प्रोड्यूस होगा तो उनके पास कम खाने को के लिए होगा। तो थ्रिप्टी जीन क्या एडवांटेज देता था कि जब आपके पास बहुत ज्यादा खाने को होता था तो आप खा लेते थे, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा होता था वो आपके स्टोर होता था, वो आपके पास स्टोर होता था। ये आपको उन टाइम्स को काउंटर करने के लिए अवेलेबल होता था जब आपके पास खाने को कम होता था। सो फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 3-4 महीने आपने 3,000 कैलोरीज खाई थी, फिर आपके पास खाने को कम था, आप 1,000 कैलोरीज पे सबसिस्ट कर रहे थे, जो आपने डिपॉजिट किया हुआ था वो यूज होते जाता था। अब ह्यूमन बॉडी में बेस्ट प्लेस टू स्टोर फूड, जो आपके पास एक्सेस कैलोरीज है उसको स्टोर करने की बेस्ट जगह पेट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जगह मिलती है फैट को डिपॉजिट करने की, जगह जमा करने की। और फैट सबसे अच्छा स्टोर है फूड करने का। इसका मैं बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि फैट अच्छा क्यों है स्टोर करने का। कि अगर आप इंडियंस में पहले देखते थे, जब हमारे यहाँ किसी की डेथ होती थी, तो वो हरिद्वार जाते थे और बड़े दिन लगते थे, घोड़ों पे जाते थे, तो उनके उनके पास जो सामान देते थे हम लोग, उसमें वो हाई कैलोरी, हाई हाई फैट डेंसिटी फूड्स होते थे, जो उनके 13-14 दिन या 10 दिन के सफर में पूरे चले जाते थे, जब तक वो हरिद्वार से वापस आते थे। सो फैट बहुत अच्छा सोर्स है कैलोरीज को स्टोर करने का, एनर्जी को स्टोर करने का सबसे अच्छा सोर्स फैट है, और स्टोर करने की सबसे अच्छी जगह पेट है। सो ये जो थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस थी, ये हमको बोलती है कि हमारा जितना भी फैट है, जितना भी पेट है, इसमें फैट स्टोर होगा, और जब लीन फेज होगा, जब हमारे पास खाने को नहीं होगा, तो ये यहाँ से मोबिलाइज हो जाएगा और हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फैट फूड को लेकर है, कैलोरीज को लेकर है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स। बहुत कम चीजों को लेकर सिमिलर नहीं है, वो डिसिमिलर है। और लार्जली डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है और आप कितनी एक्टिविटीज करते हैं। मेटाबॉलिज्म मोरलेस सेम रहता है, एक्टिविटीज की वजह से जो रिक्वायरमेंट्स वेरी करती है। सो आप अगर एक दिन 2,000 कैलोरीज खाते हैं और दूसरे दिन 1,000 कैलोरीज खाते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे जनरली बॉडी के मैकेनिज्म्स पे। हाँ, बहुत देर तक ऐसा रहेगा तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लगेगा।
एक और चीज जो जो हमने एक रिसर्च की थी, जिसको हमने 2016 से लेकर 18 के बीच में हमने बात की थी। और मैं बड़े मजाक करता हूँ इस चीज को लेकर के, हमने इस आइडिया को फ्लोट किया था। और उसी आसपास में जो ऑटोफैगी को लेकर जो नोबेल प्राइज मिला था, उसी के आसपास की आइडियाज हमने भी फ्लोट किए थे। although I no way claim that it was as good as research as that, but हमारा कहने का मतलब था, ये जो इंडियंस में है, इंडियंस में एक सोशल जेट लैग आ गया है इन लास्ट 20-30 ईयर्स, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है। अब ये सोशल जेट लैग क्या था? जैसे इंडियंस में 30 जीन एडवांटेज थी, वैसे ही इंडियंस में एक एडवांटेज थी कि इंडियंस मॉर्निंग लार्क्स थे। मॉर्निंग लार्क्स मतलब सुबह जल्दी उठते थे और शाम को जल्दी खाते थे। एंड इंडियंस वेर ट्यून टू व्हाट हैपेंस विद द नेचुरल लाइट, जो नेचुरल लाइट के साथ ट्यूनिंग थी उनकी। तो सुबह जल्दी उठते थे, सुबह का लंच हो जाता था उनका 9-10 बजे ऐसा, फिर खेतों में जाते थे। शाम का डिनर जो उनका 7-7:30 बजे होता था, क्योंकि उसके बाद लाइट बंद हो जाती थी और वो सो जाते थे। एंड देन उनके 7:30 शाम से लेकर सुबह तक रफली 12-13 घंटे का गैप पड़ता था जब वो खाते नहीं थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, आज की डेट में हम लोग यूजुअली वी हैव शिफ्टेड टू 3 मील्स। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हेवी सा ब्रेकफास्ट होता है। लंच करते हैं दिन के 2 से 3 के आसपास। डिनर यूजुअली हम 9-10 के आसपास करते हैं। और जो जो नाइट का जो जो गैप था, वो रिड्यूस हो गया है। तो इसको हम सोशल जेटलैग बोलते हैं। एंड एज मॉर्निंग लार्क्स, मतलब हम लोग पैदाइशी मॉर्निंग लार्क्स थे, हम लोग बने थे सिविलाइजेशन के हिसाब से मॉर्निंग लार्क्स। हम इस सोशल जेटलैग के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। दैट मे अगेन बी अ रीजन फॉर ओबेसिटी। इसकी हम बाद में भी कभी चर्चा कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम होगा। कभी हम क्रोनोबायोलॉजी की बात कर सकते हैं, कभी पे भी, किसी भी टाइम पे। सो विद दिस, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? इसके अगली हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो जैसा मैंने बोला कि बेसिक जो 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 बेसिक इशू जो है इसको लेकर, ओबेसिटी को लेकर, वो है डिफरेंस बिटवीन फूड इनटेक एंड फूड एक्सपेंडिचर। लेकिन एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मेरे को लोग पूछते हैं जब मैं ओबेसिटी की बात करता हूं, तो लोग बोलते हैं कि यार, मैं तो बहुत खाता हूँ, मेरे को लगता नहीं है कुछ। दूसरा बंदा तो कुछ नहीं खाता है और उसको वो फूल जाता है। तो दैट वेरिएशन विल एग्जिस्ट। कुछ लोग फूड को कैसे स्टोर करते हैं, वो सिमिलर नहीं है। जो जो हर एक आदमी, बेसिकली जो फूड है, वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है इनटू प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जनरली। हम इन कॉन्टेक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। बॉडी में भी ये ऐसे ही कंपार्टमेंटलाइज होता है। तो बॉडी में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नेसेसरली हर एक आदमी उसको वैसे ही स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट करे। वेरिएशंस होती है, हल्की फुल्की वेरिएशंस होगी, बट वेरिएशंस होगी। मेजोरिटी ऑफ पीपल विल बिहेव सिमिलर। मैक्सिमम अगर 100 लोग होंगे, 100 में 60 लोग एक ही जैसे होंगे, लेकिन 30-40 लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ये एक रीजन होता है कि कुछ लोगों में वेट बढ़ता है, किसी में बढ़ता नहीं है उतना ही फैट फूड खाने पे, एक वजह होता है। दूसरा होता है कि जो फूड फैमिलीज कंज्यूम करती है, जैसे मेरी फैमिली में जिस टाइप का फूड बनता है, वो दूसरी फैमिली में नहीं फूड बनता है। सो फैमिलीज में जो पैटर्न ऑफ ओबेसिटी है वो सिमिलर होगी। फैमिलीज में पैटर्न ऑफ ओबेसिटी को लेकर दो वजह है। एक वजह ये है कि वो कैसे फूड को स्टोर करते हैं, वो वेरी करता है। दूसरा, जो उनका फूड होता है वो कैसे बनता है एज कम्पेयर टू अदर्स, वो भी डिफर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ तेल ज्यादा यूज होगा, दूसरे के यहाँ तेल कम यूज होगा। सो दैट वेरिएशन विल बी देयर। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा फाइंडिंग है इसमें, जो जिसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कि जब हम बड़े हो रहे थे तो एक बड़ी कॉमन सी बात बोलते थे कि जब वेट बढ़ गया, किसी को 20 हो गया, तो बोलते हैं खाते पीते घर का था। सो इट वाज एसोसिएटेड विद एफ्लुएंस। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि ओबेसिटी इज नॉट नेसेसरली अ डिजीज ऑफ रिच। ये सिर्फ अमीर लोगों की बीमारी नहीं है, ये पुअर पॉपुलेशंस में भी आ गई है। और इसको लेकर बड़ी पेपर्स आजकल पब्लिश हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, गरीब लोगों में भी क्यों ओबेसिटी आ गई है, पॉवर्टी में ओबेसिटी कैसे आ सकती है। तो उसका रीजन है कि जो जो कंजप्शन ऑफ फूड है लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, वो अनहेल्दी है, कैलोरी डेंस है, प्रोटीन्स कम है उसमें, फैट्स ज्यादा है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी रिलेटिवली कम है, बट इट इज टू एनर्जी डेंस एज कंपेयर टू ए नॉर्मल बैलेंस डाइट, जो आपकी एजुकेशन या आपकी इनकम आपको दे सकती है। सो नॉर्मल बैलेंस डाइट में आपका फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये शायद मुश्किल हो जाएंगे
लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में मिलने के लिए। सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। इसकी भी हम चर्चा कभी अगर हमारे पास समय होगा तो कर लेंगे। ये बहुत अपने आप में एक बड़ा विषय है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जिनमें ओबेसिटी हो सकती है, जैसे प्रेडर विली होता है, कशिंग्स होता है। आर्थराइटिस बड़ा सा कॉमन है। आर्थराइटिस एक एक विशियस सर्कल है एज फार एज ओबेसिटी या ओवरवेट इज कंसर्न। जिनका वेट बढ़ जाता है उनके मस्कुलोस्केलेटल जितने भी जो ये लोअर, पर्टिकुलरली लोअर लिम्स में होता है, मतलब टांगों में होता है, उसमें जोड़ों में दिक्कत होने लगती है। अब ये जब जोड़ों में दिक्कत होती है तो इनकी एक्टिविटीज कम होती है, और एक्टिविटीज कम होती है, वेट बढ़ जाता है। तो हम लोग यूजुअली जब ऐसे लोगों को देखते हैं, हम बोलते हैं आपको, इवन इफ आपको दर्द हो रही है, पेन हो रही है, आप अपनी एक्टिविटीज को जारी रखिए, तभी वेट कम होगा, अदरवाइज ये बढ़ते ही जाएगा। सो एक बड़ा विशियस सर्कल है आर्थराइटिस या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड ओबेसिटी। ये बड़ा विशियस सर्कल है। इसके अलावा दवाइयां होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स पे लोग होते हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं, उसकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है। एज का बड़ा कॉमन सा एक रिलेशनशिप है वेट के साथ। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमको बोलते थे कि 29 साल के बाद वेट बढ़ने लगता है, ऐसे बोलते थे। 25 से 29 साल के बाद एज वेट बढ़ने लगता था। और बड़ा कॉमन सा एक मुहावरा होता था कि अच्छा ठीक है, अब आपकी शादी हो गई, घर में खाने को मिलता है तो शायद वेट बढ़ता है। तो वो रीजन नहीं होता था। जितनी एज एडवांस होती है, जो ही हम लोग बढ़ने लगते हैं, तो हमारे में चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मसल मास कम होने लगता है। जो ही मसल मास कम होने लगता है तो कंजप्शन ऑफ फैट, जो 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 उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट है, वो कम होने लगता है, और फैट्स डिपॉजिट होने लगते हैं। ये एज के साथ जनरली देखा जाता है। अदर फैक्टर्स, ये बड़ा एक कॉमन सा जिसकी बात करते हैं लोग, स्मोकिंग के साथ इसका लिंक है। क्विटिंग स्मोकिंग, अगर कोई सिगरेट पी रहा होता है और अगर अगर वो सिगरेट छोड़ देता है, उसका वेट बढ़ जाता है। बट डज दैट मीन दैट वी शुड स्मोक टू टू रिड्यूस वेट? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि स्मोकिंग इससे भी बड़ा एक इशू है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर देखा गया है कि जब लोग कंटिन्यूअसली सिगरेट पी रहे होते हैं और उसके बाद सिगरेट छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसके बाद वेट गेन होते जाता है। स्ट्रेस को लेकर एक बड़ा कॉमन है कि पीपल जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो वो हाई कैलोरी फूड्स को प्रेफर करते हैं, ये भी देखा गया। एक और चीज जिसको लेकर आजकल बड़ी बात होती है, वो माइक्रोबायोम को लेकर। ये माइक्रोबायोम को लेकर सिर्फ ओबेसिटी को लेकर नहीं, बाकी सारी बीमारियों को लेकर भी होती है। माइक्रोबायोम जो आपका गट होता है, जो आपका पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे फूड को प्रोसेस करते हैं, ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से वेट गेन या ओबेसिटी हो सकती है। बट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो मैंने पहले भी बोला, इवन इफ यू हैव वन और मोर ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स, इट डजंट मीन दैट यू आर डेस्टाइन्ड टू डेवलप ओबेसिटी। यू कैन काउंटरैक्ट मोस्ट रिस्क फैक्टर्स थ्रू डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर चेंज। तो कहने का मतलब है, वेट गेन हो गया, ओबेसिटी हो गई, फिर भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ये तीन चीजों से, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर चेंज से। तो क्या करें हम? ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेट स्टेटस है। जैसे हमने ऊपर बात की थी, एक्सट्रीम ओबेसिटी 40 से ऊपर है। ग्रेड 1 ओबेसिटी हम बोलते हैं 30 से 34 के बीच में, और 35 से लेकर 39 के बीच में ग्रेड 2 बोलते हैं। जो जो ये बढ़ते जाती है, उतना ही डिजीज का रिस्क बढ़ते जाता है। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमारे लिए। हम बात करते हैं इसकी। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा टेबल है। सो हमको क्या करना चाहिए अब? क्योंकि जहां से हमने शुरू किया था, हमने ओजम्बिक और मौज की बात की थी, उसी को लेकर हम शुरू करते हैं कि क्या है ट्रीटमेंट हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए ऑप्शंस क्या है। ये ब्रॉडर गाइडलाइंस है जिनको हम यूज करते हैं। तो अगर आपका वेट जो बीएमआई के हिसाब से 25 से लेकर 27 के बीच में, अगर आपका बीएमआई 25 से लेकर 27 के आसपास है, और कोमॉर्बिडिटी है, मतलब आपके पास डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पीसीओडी है, कि या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब छाती में सांस लेने में दिक्कत होती है, या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, या डिमेंशिया, या इवन साइकेट्रिक इलनेसेस है, तो अगर वैसी कोई बीमारी है, तो आप 25 से 27 को लेकर भी डाइट, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं।
बट अगर आपका वेट 27 से लेकर 30 के बीच में, 27 से लेकर 30 के बीच में है, और कोमॉर्बिडिटी है साथ में, तो आपको फार्माकोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप ओबीस है, अगर आप 30 से ऊपर है और आपके पास कोमॉर्बिडिटी भी है, आपको फार्माकोथेरेपी शुरू कर लेनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूँ फार्माकोथेरेपी का, लेकिन ये गाइडलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। इन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका बीएमआई कैटेगरी के हिसाब से आप 30 से ऊपर है, तो आपको फार्माकोथेरेपी शुरू कर लेनी चाहिए। और अगर आप 40 से ऊपर है, तो आपको सर्जरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोमॉर्बिडिटीज है और 35 से ऊपर है, तो आपको सर्जरी कर लेनी चाहिए। सो तीन ऑप्शंस है: डाइट, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर थेरेपी, फार्माकोथेरेपी और सर्जरी। डाइट, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर थेरेपी शुड बी स्टार्टेड विद ओवरवेट। जो ही ओवरवेट हो गए, आपको ये सब कर लेना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं, ये आपको हर लेवल पे कर लेना चाहिए। फार्माकोथेरेपी मैं हमेशा प्लस माइनस रहता हूं, मैं इसको एडवोकेट नहीं करता हूं अनलेस एंड अनटिल आपके पास जो कोमॉर्बिड कंडीशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वेट लॉस के बिना मैनेज नहीं होगी। आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, बिकॉज ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन सीकेडी हो रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रही है, हार्ट अटैक होने के चांसेस है, आप उसको यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस वेट। सर्जरी इज समथिंग दैट आई यूजुअली डोंट एडवाइस पीपल। मैं बोलता हूँ ये नहीं ही करे, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा है, ये उसके एडवांटेजेस वो काउंटर करता है। बट अनलेस एंड अनटिल समबडी इज सो ओबीस कि वो हिल ही नहीं सके, उसमें सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। सो हमको करना क्या है? पहली बात है डाइट थेरेपी। सबसे पहले जो जिसको हम यूजुअली, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमको शुरू कर लेना चाहिए, जो बिगिनिंग से शुरू करनी चाहिए, वो है डाइट थेरेपी। सो व्हाट शुड बी द डाइट डिक्रीज, और कितना हम कम कर सकते हैं? जनरली हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, इंडिया में जो रफ कंजप्शन ऑफ कैलोरीज है वो अराउंड 2200 है, 2200 किलो कैलोरीज के आसपास का हमारा कंजप्शन है। बट ये एवरेज है, इसका मतलब यही नहीं है कि सारे लोग 2200 किलो कैलोरीज खा रहे हैं। हमारे पास जो रिच हाउस होल्ड्स हैं, ये एक रफ सा डेटा मैंने निकाला है, रिचेस्ट 10% ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूम मोर देन 3000। जो आपके पास रिच लोग हैं वो यूजुअली 2500 के ऊपर की कैलोरीज खाते हैं। और जो आपके पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब हैं, जो पुअरेस्ट 10% है, वो आपके पास 1600 से लेकर 1700 के आसपास की कैलोरीज खाते हैं पर पर्सन पर डे। सो अगर आप 2500 किलो कैलोरीज खाते हैं और आपका वेट ज्यादा है, ओवर वेट है, ओबीस है, तो आपको रफली शुरू करना चाहिए 500 या 750 किलो कैलोरीज पर डे वो रिड्यूस करना है। सो आपने 2500 से 2000 किलो कैलोरीज पे आ जाना चाहिए, और इसको थोड़ी देर के लिए सस्टेन करना है। ये थोड़ी देर के लिए सस्टेन करना है, ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और आप इसको बढ़ा दें या इसको कम कर दें कुछ दिनों के बाद। सो आपने इसको सस्टेन करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर विच यू शुड रीविजिट योर शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। लोगों में देखा गया है कि जब भी उन्होंने डाइट रिजीम पे डाले हैं, डाइट चेंजेस किए हैं, तो पहले वेट लॉस हो गया, फिर उसके बाद वेट स्टेबलाइज हुआ, और उसके बाद वेट बढ़ने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात इसमें, क्योंकि मैंने बोला हमारा जो वेट गेन या वेट लॉस करता है कंजप्शन पे, और कंजप्शन डिसाइड करता है हमारा दो चीजें, एक तो हमारी एक्टिविटीज और हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म। जो बेसल मेटाबॉलिज्म की जितनी रिक्वायरमेंट्स है और हमारी एक्टिविटीज कितनी है। हमारी बॉडी को रफली 800 से 1200 के आसपास के बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए कैलोरीज चाहिए। बाकी सारी कैलोरीज हमको चाहिए होती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज, जो हम एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन जो ही वेट बढ़ने लगता है, जो ही हमारा वेट बढ़ने लगता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मान लो एक नॉर्मल आदमी है, उसकी बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए जो कैलोरीज चाहिए उसको 1000 चाहिए, लेकिन जो ही उसका वेट बढ़ने लगता है तो उसके बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट 1500 हो जाती है। जब आप अपना डाइट कम करते हैं, जब आप अपना डाइट कम करते हैं 500 किलो कैलोरीज, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इफेक्टिवली अपने वेट को कम कर रहे हैं। और जब आप वेट को कम कर रहे हैं, तो आप अपनी बेसल मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट को भी कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो बेनिफिट्स ऑफ वेट, जो जो कैलोरी रिडक्शन के बेनिफिट्स को आउटवे कर रहे हैं, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो होगा क्या, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जितना आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके लिए एडुकेट या ज्यादा ही होंगी एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट। सो दैट्स व्हाई आई यूजुअली से, जब भी मैं किसी को एडवाइस करता हूँ डाइट बेस्ड,
एडवाइस करता हूं कि आप वेट रिड्यूस करें, तो मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप अपने शेड्यूल को रिविजिट करें। यू शुड रफली विजिट एवरी 3 to 4 मंथ्स, 3-4 महीने के बाद अपने शेड्यूल को विजिट रिविजिट करिए कि क्या आपका वेट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, स्टेबलाइज हो गया, बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ता है तो आप अपनी कैलोरीज को डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो रिडक्शन ऑफ वेट हो वो स्लो हो, मॉनिटर्ड हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में वेट रिडक्शन करना फायदा नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एंड जो जो ये जो हम डाइट थेरेपीज होते हैं, इसको हम डाइटरी सब्स्टिट्यूट्स या ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी के थ्रू भी यूज करें, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सो खाने में क्या खाना चाहिए? डाइट रिच इन होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डाइटरी फाइबर, फैट फ्री और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कीपिंग एडेड शुगर्स। सो जो आप नॉर्मली शुगर जो ऐड करते हैं उसको कम करिए, जो आप फैट यूज करते हैं वो कम करिए। मैं यूजुअली बात करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि एक एवरेज आदमी एक एक महीने में कितना तेल खा सकता है। तो हम बात बोलते हैं कि एवरेज आदमी एक महीने में आधे किलो तेल यूज कर ले, उससे ज्यादा तेल नहीं यूज कर ले एक आदमी। सो अगर आपके पास 4 घर की फैमिली है तो आप मैक्सिमम 2 किलो, 2 लीटर तेल यूज कर ले एक महीने के अंदर, उससे ज्यादा ना करे। सो दैट्स हाउ यू रिड्यूस योर इनटेक फैट इज कंसर्न। आप घी कितना यूज करें तो मैक्सिमम एक आदमी 1 चम्मच दिन में यूज कर सकता है घी, उससे ज्यादा ना करे। ये जनरल बात, एवरेजेस की मैं बात करता हूँ। एक बड़ा कॉमन बात होता है जो जिसकी बात लोग चर्चा भी करते हैं, वो प्रिपेयर्ड फूड प्रोडक्ट्स को लेके है कि आपको रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप इतने इतना ही खाएंगे तो इसमें इतनी कैलोरीज है, ये आपके नॉर्मल खाने को रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में रोटी चावल दाल खाते थे, वो बोलते हैं इससे आपको पता नहीं चलता है कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं, उससे बेटर है आप मार्केट बेस्ड फूड लाइए, उसमें पता है आपको कितनी कैलोरीज है और उसको खाइए। मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। जो आपके घर का फूड है बैलेंस्ड होता है, उसमें सारे कंटेंट्स होते हैं, आप उसी को कम करिए, वो बेटर है एज कम्पेयर टू मार्केट बेस्ड रिप्लेसमेंट फॉर फूड इन टू रिड्यूस वेट। वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ये ये डाइट थेरेपी को लेकर मुझे लगता है एक अलग से, अगर हम कभी हमको मिला मौका तो अलग से हम वेबिनार कर सकते हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड हो सकता है, जिसमें लोग क्वेश्चन पूछे और हम उसको आंसर करने की कोशिश करें कि हम ईच इंडिविजुअल के हिसाब से इसको डाइट को कैसे टेलर करें ताकि वेट रिडक्शन हो जाए। ये बड़ा एक अच्छा चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट से बड़ी कॉमनली पूछता हूँ एनर्जी डेंसिटी को लेकर। ये मैं उनको बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपके पास दो ब्रेड के टुकड़े हैं, ब्रेड के पीसेस हैं। एक ब्रेड का पीस आप हाथ में उठाते हो और उसको आप हिलाते हो और वो ब्रेड टूट जाती है, गिर जाती है। और एक ब्रेड आपके पास है ब्राउन कलर की है, जिसको आप हिलाते हो वो टूटती नहीं है, वो वही रहती है। विच ब्रेड विल यू प्रेफर टू यूज? तो यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं व्हाइट ब्रेड, आपके जो आपके हाथ में जो टूट गई वो हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो व्हाइट ब्रेड है, एज कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड जो मोटी है, जो हिल के टूटी नहीं, क्योंकि वो ब्राउन है और ब्राउन ब्रेड्स आर बेटर एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड। सो मेरी नजर में, या मैं जिसको जैसे इसको समझता हूँ, मैं डेंसिटी को बहुत बहुत वैल्यू करता हूँ। सो हमेशा वो फूड लीजिए जिसकी डेंसिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डायबिटिक्स की भी बात करते हैं तो डायबिटिक्स को लोग बोलते हैं आप आइसक्रीम लेंगे या नहीं लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ यू शुड ऑलवेज गो फॉर एन आइसक्रीम। जो मिल्क बेस्ड आइसक्रीम है वो अच्छी होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, उसमें पानी ज्यादा होता है, दूध होता है, वो वॉल्यूम बड़ा होता है बट उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू से फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ मीट, जिसकी वॉल्यूम कम होगा लेकिन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो फूड्स चूज करें जिसकी डेंसिटी कम हो, बेशक वॉल्यूम ज्यादा हो, वो आपका पेट भर देगा, लेकिन उस डेंसिटी से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, उसमें लो लो डेंसिटी फूड से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो उतने हार्मफुल नहीं होंगे जितने हाई डेंसिटी फूड से प्रोडक्ट्स निकलेंगे। सो ऑलवेज प्रेफर लो डेंसिटी फूड। सो आप अगर चावल खाते हो उसको दही के साथ मिक्स करिए, उसकी आप डेंसिटी को कम करते हैं और आप अपने फूड के वॉल्यूम को भी बढ़ा देते हैं। तो चावल, और जैसे हमारे घरों में यूजुअली बनती थी जो जो हम लोग यूज करते थे, दाल और चावल मिक्स करके जो हम बनाते हैं, दैट्स अगेन अ वेरी गुड। उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है। इट्स अ गुड फूड फॉर फॉर ओबीस पीपल, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। जैसे दलिया हम लोग यूज करते हैं, इसकी डेंसिटी कम होती है बट वॉल्यूम बड़ा होता है, तो ये फूड्स अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू दोज विच आर हाई डेंसिटी फूड्स। एक्टिविटीज को लेकर बड़ा ही कॉमन है, जो मैं हमेशा लोगों को के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आप आधा घंटा 1 घंटा चल के वेट कम करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है।
आपका 1 घंटा या आधा घंटा चलना आपके कार्डियक मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये आपको वेट रिडक्शन में मदद नहीं देगा। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है फिजिकल एक्टिविटी से, वॉक के साथ, तो आपको कम से कम एक दिन में 3 घंटा चलना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 3 घंटा चलना पड़ेगा या दौड़ना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस। सो दैट मे नॉट बी द बेस्ट वे, बट इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी विल ऑलवेज हेल्प यू मेंटेन रिड्यूस वेट। जो आपने वेट को रिड्यूस किया है, उस रिड्यूस वेट को मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। सो विद डाइट, इफ यू कीप ए कांस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, योर चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग वेट आर हायर as compared to those who only use one of the two options, either physical activity or just diet. ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसके बारे में बड़ी बात होती है, बट मैं इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को सिंपल से तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने जो आप डाइट कंज्यूम करते हैं उसका एक लिस्ट बनाएं, एक डायरी में लिखिए आज मैंने इतना खाया। तो आप दूसरे दिन के साथ कंपेयर करिए, तीसरे दिन के साथ कंपेयर करिए, आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि वो कौन से डाइट से जो मैं कम करूँ तो मेरा वेट रिड्यूस हो गया। तो इसको जर्नलिंग भी बोलते हैं, और उसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी है ये भी। फिर हमारी बात होती है जहां से हमने शुरू किए थे, मेडिकेशंस, जिनको लेकर मैं बहुत जिनको मैं बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा इनको डिस्करेज करता हूँ कि मेडिकेशंस बहुत अच्छे नहीं है। इसके मेरे पर्सनल रीजंस है कि मैं क्यों बोलता हूँ उनको, but those reasons are generally grounded on the research which is limited on these दवाइयाँ, on these medicines। इन दवाइयों पे जो ओबेसिटी को लेकर रिसर्च है बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। इसलिए इन दवाइयों को एज एन एंटी ओबेसिटी ड्रग प्रमोट करना बहुत अच्छा तरीका नहीं है। मैं इसको लेकर बड़े कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, तो एक दवाई आई थी 1950s में, थैलेडोमाइड नाम था उसका। और थैलेडोमाइड को इनिशियली प्रमोट किया गया था एज ए सिडेटिव, मतलब सुलाने के लिए प्रमोट किया गया था कि इससे नींद आएगी। बट इसको देखा गया कि ये बहुत अच्छा एंटीएमेटिक भी है, ये नींद भी लाता है और इससे उल्टियां भी रुक सकती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको प्रमोट किया गया एज अ ड्रग फॉर मोशन, फॉर हाइपरेमेसिस इन 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 प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो उल्टियां आती है उसके लिए इसको प्रमोट किया गया। लेकिन उसके बाद की जो दिक्कतें हुई, एक बीमारी आई फोकोबिलिया, जिसमें लिम्स के बगैर ही बच्चे पैदा होने लगे। तो लिमिटेड रिसर्च थी थैलेडोमाइड की प्रेगनेंसी में, इट वाज प्रमोटेड एंड वी हैड नॉट नोन द साइड इफेक्ट्स। Same is with regard to most of these drugs which are there in the market with regard to anti-obesity medication. इनकी लिमिटेड रिसर्च है ओबेसिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होगी हमको अभी भी नहीं पता है। ये एडवोकेट हो जाती है फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स की, बड़ी जल्दी से आप वेट लॉस कर सकते हो, बट वी रियली डू नॉट नो हाउ दे विल पैन आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगले 30 साल में इन दवाइयों का क्या होगा, इन पर बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको नहीं पता आज की डेट में। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डिस्करेज दीज मेडिसिन फॉर ए कंडीशन विच कैन बी इजिली मैनेज थ्रू अदर मीन्स। अब जैसे डायबिटीज है किसी को, जिसके लिए ये दवाएं GLP-1 एगोनिस्ट है, जो ये दवाइयां हैं बड़ी अच्छी है उनके लिए, तो आप दे देते हैं। लेकिन ओबेसिटी को हम बाकी तरीकों से मैनेज कर सकते हैं, तो बेटर है कि वी मैनेज इट विद दैट इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन। सर्जरी वी आर ऑलरेडी टॉक अबाउट। दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर टुडे। आई थिंक 1 घंटा हो गया, इसलिए मैं थोड़े लास्ट के स्लाइड्स थोड़े से जल्दी कर दिए।